गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो आज हम इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अच्छे से पूरा क्लियर कर दिया है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब सभी को पता है, लोहे में जंग लगना, है ना। Let us get back to rusting. This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. देखो, ये एक ऐसा चेंज है, ये एक ऐसा बदलाव है जो किस में होता है बच्चों, जो किसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट किसको करता है, जो भी आयरन के आर्टिकल्स हैं, मतलब जो भी लोहे के सामान हैं उनको अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको क्या कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है, बिल्कुल ख़राब कर देता है। ठीक है, देखो, चूँकि जो आयरन है वो बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोहे के ब्रिज बनते हैं या जहाज़ जो बनते हैं वो भी लोहे के बनते हैं, गाड़ियाँ हैं उनमें भी लोहे का इस्तेमाल होता है, ट्रक है या और भी कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किससे बनते हैं बच्चों, लोहे से बनते हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हैं कुछ ऐसे आइटम जो किससे बने हुए हैं, लोहे से बने हुए हैं। लोहे के दरवाजे होते हैं तो वो भी किससे बने हैं, लोहे से बने हुए हैं। अब क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है ना, जंग लग जाती है, तो इससे हम बचाएं कैसे, पहले हम समझते हैं रस्टिंग क्या होती है। अब क्या होता है बच्चों, इसमें जंग लग जाती है तो इस जंग लगने की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, सरकार को होता है ना नुकसान, कितना सारा नुकसान होता है। जैसे अगर कोई ब्रिज है उसमें जंग लग गई, कितना सारा नुकसान हुआ। देखो, जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसे इक्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं, क्या है कि आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। क्या, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, संग में पानी, बारिश होती है, पानी तो होता ही है, पानी क्या बना बच्चों, रस्ट बनी। क्या बनी, जंग, और जंग होती है आयरन ऑक्साइड। इन इक्वेशंस को आपको याद रखना है, समझना है। क्या है, क्या बना बच्चों, रस्ट बनी, मीन्स आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चों Fe2O3। तो आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया प्लस वाटर, और क्या बना, रस्ट बनी। क्या बनी, रस्ट बनी। ठीक है, फ्रॉम रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। देखो, रस्टिंग प्रोसेस होने के लिए, रस्टिंग होने के लिए पानी और हवा का होना ज़रूरी है। पानी और हवा होंगे तभी रस्टिंग हो सकेगी। इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, मतलब हमारे हवा में जो मॉइस्चर है, नमी है, अगर वो ज़्यादा होती है, नमी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस भी ज़्यादा होती है, मतलब रस्टिंग भी तेज़ हो जाती है। जिस स्पीड के साथ उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी जंग लगने लगती है। ठीक है, अब हम अपने आर्टिकल्स को रस्ट होने से कैसे बचाएं, जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उन्हें रस्टिंग से कैसे बचाएं। देखो, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमें ये करना है कि जो भी हमारे आयरन के आर्टिकल्स हैं उन्हें हम हवा और पानी के कांटेक्ट में कम आने दें, मतलब उनसे आने से बचाएं। कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक और सिंपल तरीका है कि जो भी आयरन के आर्टिकल्स हैं हम उन्हें पेंट कर दें या फिर उन्हें ग्रीस कर दें। आपने देखा होगा कि हम रस्टिंग से बचाने के लिए कोई भी आयरन का जो आर्टिकल होता है, लोहे का कोई भी सामान है, उसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, ग्रीस कर देते हैं या फिर उसको पेंट कर देते हैं। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके पेंट करना या फिर जो ग्रीस लगा रहे हैं हम, ये हमें डेली करना चाहिए रस्टिंग से बचाने के लिए, ताकि जो हमारे लोहे के सामान हैं वो रस्ट होने से, जंग उनमें ना लगे, बच जाएं, जंग लगने से क्या हो जाए, बच जाएं। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। एक दूसरा और तरीका है, एक और ये तरीका है कि जो भी आयरन के आर्टिकल्स हैं, जो भी लोहे के सामान हैं, हम उन लोहे के सामान के ऊपर एक लेयर बना दें, किसकी,
क्रोमियम या जिंक की। किसकी लेयर बना दे बच्चों? क्रोमियम या जिंक। ये मेटल होते हैं, तो हम आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर इनकी अगर लेयर बना देंगे तो उससे क्या हो सकता है, इससे रस्टिंग, जो हमारा आयरन का आर्टिकल है उसमें जंग लगने से, मतलब जो आयरन का लोहे का सामान है उसमें जंग नहीं लगेगी। ठीक है, आगे देखिए। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, देखिए हम आयरन पे जिंक की लेयर या फिर क्रोमियम की जो लेयर बनाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। GALVANISATION। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? आयरन के ऊपर जिंक की लेयर बनाना, जिंक की लेयर को डिपॉजिट करना क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब जो हमारे घर में हम जो आयरन के पाइप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं पानी को कैरी करने के लिए, जो हम आयरन के पाइप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है बच्चों? गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। इसका मतलब उनके ऊपर जिंक की एक लेयर बनाई जाती है ताकि वो जंग लगने से बच सकें। ठीक है, अब आपको पता है कि जो जहाज़ होते हैं, है ना, जो जहाज़ होते हैं बच्चों, वो बने किसके होते हैं? वो किसके बने होते हैं? आयरन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? लोहे के बने हुए होते हैं जहाज। और अब जहाज चलते कहाँ हैं? पानी में चलते हैं। तो उनका जो मोस्टली जो हिस्सा होता है वो कहाँ होता है बच्चों? पानी में होता है ना, पानी में। तो क्या हो सकता है? जहाज में जंग लग सकती है, क्योंकि पानी भी है, हवा तो है ही है, तो जंग लगने का डर है। जंग लग सकती है, डर क्या लगेगी। ठीक है, और क्या होता है कि जो पानी है वो मोस्टली जो जहाज है उसके बाहर का जो सरफेस है, जहाज के बाहर की जो सरफेस है उस पर चिपका रहता है, पानी रहता है ना। जो पानी के अंदर जो जहाज चल रहा है तो पानी चारों तरफ उसके है ही है, जहाज के चारों तरफ। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है? नमक बहुत ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी में नमक ही नमक है, नमक ज़्यादा होता है। तो नमक होने की वजह से क्या होता है बच्चों? जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है वो और तेज़ हो जाती है, मतलब और जल्दी से और स्पीड के साथ क्या होती है? जंग लगने लगती है। ठीक है, तो चाहे हम जो जहाज है उनको कितना भी पेंट कर लें, पेंट होने के बावजूद भी उनमें क्या लग जाती है बच्चों? जंग लग जाती है। और जंग लगने की वजह से बहुत सारा डैमेज हो जाता है, क्योंकि जो जहाज है वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसलिए क्या होता है बच्चों, जो जहाज है उनका बहुत सारा हिस्सा जंग लगने की वजह से उनका बहुत सारा हिस्सा हर साल बदला जाता है। हर साल क्या किया जाता है? बदला जाता है, क्योंकि जंग लग जाती है। देखो हम बचा नहीं सकते, कितना भी हम पेंट कर ले, पानी तो बहुत सारा है, वो भी नमक वाला पानी है, तो जंग तो लगेगी सबसे ज़्यादा। तो इससे क्या होता है? सरकार को बहुत लॉस होता है, बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। आई बात समझ में सभी को? अब आपने एक वर्ड सुना होगा स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील। वो किससे बनी होती है बच्चों? हम आयरन के साथ उसमें या तो कार्बन या फिर और बहुत सारे मेटल हैं जैसे क्रोमियम, निकेल, वो मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने की वजह से क्या होती है? वो प्रॉपर आयरन नहीं रहता है। प्रॉपर आयरन ना रहने की वजह से वो जंग लगने लगती है। अगर आपने भी देखा होगा, कोई आपके घर पर लोहे का सामान है, लोहे का तवा वगैरह है, उस पर भी जंग लग जाती है। तो इसलिए ही घर में हम कैसे स्टील का इस्तेमाल करते हैं? स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जंग नहीं लगती है। ओके, अब देखिए, अब जो बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। CRYSTALLISATION, क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो नमक होता है ना, वो नमक कहाँ से मिलता है हमें? नमक ऐसी तरीके से मिलता है, जो समुद्र का पानी होता है उसे हम इवेपोरेट कर लेते हैं, और इवेपोरेट करने से क्या होता है? पानी पानी चला जाता है, केवल नमक नमक रह जाता है, तो हमें वहाँ से नमक मिल जाता है। ठीक है, अब
जो इस तरीके से हमें नमक मिलता है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो नमक प्योर हो, तो वो प्योर नहीं होता है। क्या होता है? वो प्योर नहीं होता है। और जो हमें नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल होते हैं ना, टुकड़े, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, आपने देखा है चीनी क्या, जो एक टुकड़ा है वो क्या कहलाता है बच्चों? क्रिस्टल ही कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल। तो आपको वो जो नमक हमें वहाँ से मिला, तो वहाँ पे जो क्रिस्टल्स की जो शेप है वो भी हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती है। ओके। However, large crystals of pure substance can be formed from their solutions. The process is called crystallization. It is an example of physical change. देखो क्या, जो प्योर वाटर है, क्या है बच्चों? तो प्योर वाटर को अगर आप देखिए, जो प्योर सबस्टेंस है, प्योर वाटर नहीं, प्योर सबस्टेंस है, तो प्योर सबस्टेंस के हमें क्रिस्टल मिल सकते हैं किससे? उसके सॉल्यूशन से मिल सकते हैं। किससे मिल सकते हैं? सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में घुला हुआ, तो उसके सॉल्यूशन से हमें मिल सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को? क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उसके किसी भी सबस्टेंस के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल निकालना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो कैसा चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बस स्टेट चेंज होती है ना? क्या चेंज होती है? स्टेट चेंज होती है। जो वो सॉल्यूशन लिक्विड है वो सॉलिड में बदल जाता है। क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं ना क्रिस्टल, तो इसमें स्टेट में बदलाव आता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, नहीं। ये कैसा चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। तो देखिए, इसी को बताने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, हम उसे देखते हैं। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर में पानी लेना है, और पानी में आपको क्या करना है? उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। क्या डालना है बच्चों? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हम पानी को क्या करेंगे? गरम करेंगे। क्या करेंगे? पानी को गरम करेंगे। और जब क्या होगा कि वो जैसे ही उबलना स्टार्ट कर देगा, जब वो उबलना स्टार्ट करेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का एक पाउडर आता है, कॉपर सल्फेट का एक पाउडर होता है, तो हम उसको धीरे धीरे चला कर, मतलब उस जो आपका है पानी और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसको हम चला कर उसमें हम क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। हमें तब तक उसमें डालते रहना है पाउडर जब तक ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब और पाउडर डिजॉल्व नहीं हो सकता। होता है ना, जैसे हम पानी में चीनी घोलते जाएं, तो एक ऐसी लिमिट आ जाती है जब चीनी घुलना बंद हो जाती है। तो हमें वही कॉपर सल्फेट पाउडर को तब तक उसमें डालना है, जब तक कि जो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो डिज़ोल्व होना बंद ना कर दे। बंद कर दे वैसे ही हमें उसके अंदर फिर और नहीं डालना है। फिल्टर द सॉल्यूशन। फिर आपको क्या करना है? सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है, मतलब छान लेना है। अलाउ इट टू कूल, और फिर से ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब वो सॉल्यूशन आपका ठंडा हो रहा है तब आपको अपने सॉल्यूशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। फिर आप कुछ देर बाद उस सॉल्यूशन को देखेंगे। इफ़ नॉट, वेट फॉर सम मोर टाइम। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ़ नॉट, वेट फॉर सम मोर टाइम। अगर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दिखते हैं, ऐसा होता है ना, धीरे धीरे भी वो प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ हो रहा हो ठंडा, तो आप कुछ देर के लिए क्या करेंगे? वेट करेंगे। देखिए, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये जो आपके पास फिगर दिया है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। देखिए क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, क्या है ये सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट। और जब हमने सॉल्यूशन को क्या किया? फिल्टर किया, तो आपको ये क्रिस्टल दिखाई दे रहे होंगे। क्रिस्टल ना टुकड़े, क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया? टुकड़े। तो इस तरीके से
क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, मतलब उसके सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाना, दैट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बच्चों ये, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया हो और अब आपने सीख लिया है कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब आपके आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं तो आप उनको पहचानने की कोशिश करिए कि कौन सा फिज़िकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज, क्योंकि हमें पता है फिज़िकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो आप आसपास जो भी आपके चेंजेस होते हैं तो उसमें आप ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन से केमिकल चेंजेस हैं और कौन से फिज़िकल चेंजेस हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है। बाय बाय, टेक केयर।